जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। और माय नेम इज़ वेद। और अब आपके हिमाचल जीके में हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, है ना। हिस्ट्री का लेक्चर 1 है ये। तो हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं हिमाचल जीके के अंदर। और एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि हम सबसे पहले ऑर्गेनाइज करने में फोकस करेंगे, ऑर्गेनाइज, ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी में रखें और बार बार हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। तो हमारा जो OMR रूल है, ऑर्गेनाइज, मेमोराइज एंड रिवाइज, इस पे हम स्टिक रहेंगे। हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, रीज़न क्या है? देखो, हिस्ट्री दो चीज़ें हैं। एक तो हम पास्ट से लेसन्स लेते हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री से हम होप सीखते हैं। और इसलिए हम सबल्टर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। हम जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हमेशा पॉजिटिव, जिसे हम कहते हैं, वो हिस्ट्री, सबल्टर्न पार्ट ऑफ हिस्ट्री को हम उतना एम्फेसिस नहीं देते हैं। तो इसलिए हम जो हिस्ट्री में जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, या आज जो इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री को लिखने का जो तरीका है, या हिस्ट्री जिस तरह से आज लिखी जा रही है, क्योंकि आज हम ये मान सकते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर एक राशनल हिस्ट्री लिखी जाती है, कंस्ट्रक्टिव मेथड से, मल्टी डिसिप्लिनरी मेथड से हिस्ट्री को लिखा जाता है। वो अप्रोच उतनी नहीं रही जो एक टाइम पे जैसे नेशनलिस्ट या इम्पेरियलिस्ट अप्रोच हुआ करती थी, या पूरी तरह से कम्युनिस्ट अप्रोच थी। ठीक है, इन अप्रोचेस को आज हिस्टोरियंस जो हैं, आज काफ़ी हिस्टोरियंस जो हैं वो इन अप्रोच के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लेकिन जो आज हम मोस्ट एप्रोप्रिएट हिस्ट्री मानते हैं वो वही है जो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से लिखी गई हो, जिसमें हमने आर्कियोलॉजिकल और लिटरेचर को दोनों को मिक्स करके हमने काम किया हो, और बायसनेस जो है वो कम रही हो, या रैशनैलिटी ज़्यादा दिखती है, कंस्ट्रक्टिव रैशनल अप्रोच से लिखी गई। ठीक है, इसलिए हम कोशिश यही करेंगे कि हम उस हिस्ट्री की बात करें। यहाँ पे हमने ये भी ध्यान देना है कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ हिस्टोरियन नहीं बनने जा रहे हम लोग, कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है। तो उसी तरह से हम हिस्ट्री को, मैं आपको यहाँ पे पहले ऑर्गेनाइज करना सिखाऊंगा कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो इसके लिए एक स्ट्रक्चर मैं आपके लिए भी बना रहा हूँ, वो समझना है। पहले मैं सिंपल एक इंडियन हिस्ट्री की बात करूंगा आपके साथ, देन विल कम टू दी HP की, हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री की बात भी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि इसमें भी दो चीज़ें आएंगी हिस्ट्री की जब हम बात करेंगे, कि ये कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे इसमें, है ना, और फैक्ट्स भी रहेंगे। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आपको हमें दिखेंगी, कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे और फैक्ट्स भी रहेंगे। फैक्ट्स मैंने कहा पहले भी आपको कि चार्ट्स जो हैं वो बनाएंगे और माइंड मैपिंग जो हम करेंगे फैक्ट्स के लिए। कंसेप्चुअली भी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है, वो भी ध्यान रखना। अगर हम बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री को हम ब्रॉडली अगेन चार चीज़ों में डिवाइड करते हैं हम लोग। ये हम कहते हैं एशियंट इंडिया, मिडिवल और मॉडर्न और पोस्ट इंडिपेंडेंस। और इसी तरह से हिमाचल जीके की जब हम बात करेंगे हिमाचल के अंदर हिस्ट्री को, तो उसको भी हम इसी तरीके से हम देखेंगे कि एशियन दौर में हिमाचल की हिस्ट्री कैसी रही, मिडिवल दौर में कैसी रही, मॉडर्न में कैसी रही, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में कैसी रही। ठीक है, एशियन में हम देखेंगे भी हिमाचल के अंदर क्या क्या इम्पैक्ट रहा है एशियन के अंदर, तो उन चीज़ों की बात करेंगे हम लोग, है ना। और बहुत सारे ऑथर्स हैं। देखो, ऑथर्स पढ़ने के लिए आप बेस्ट तरीका है कि मैंने कहा ना, कंस्ट्रक्टिव या मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली जो बुक्स हैं वो पढ़ो, जिसके तभी हम कहते हैं रैशनल बुक्स पढ़नी, जैसे NCERTs हैं, ऐसे पढ़। लेकिन उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन आपको जहाँ से भी मिलती है, लेकिन वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के लिए, तो वो आप यूज़ करें। तो वो उसके लिए बड़े सारे ऑथर्स हैं। मैं आपको प्रेफर बताऊँगा कि NCERT पर ज़्यादा फोकस करो। उसके अलावा आप मियाँ गोवर्धन पढ़ सकते हो। हिमाचल की हिस्ट्री के लिए आप जगमोहन बलोखरा को पढ़ सकते हो, और जगमोहन बलोखरा जी जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बुक लिखी है। ऐसे दो चार ऑथर्स और भी आपके पास हैं। ठीक है, लेकिन ये दो ऑथर मेन हैं जो एक डिफरेंट तरीके से हिस्ट्री को लिखते भी हैं और हिमाचल की ऑलमोस्ट सारी हिस्ट्री को कवर भी करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा आप थोड़ी फाइंडिंग्स जो हैं, रिसर्च पेपर जो हैं, जो हमारे पास आपको एडवांस स्टडीज़ में या फिर या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको कुछ रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ रिसर्च पेपर हैं, उनको भी आप कंसल्ट कर सकते हो हिस्ट्री के लिए, मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, ठीक है। तो प्री में आपने फैक्चुअल पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है हिस्ट्री के, हिमाचल जीके के, लेकिन मेंस में आप कंसेप्चुअली भी ध्यान रखना है। तो क्योंकि मेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि हिस्ट्री से सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को इंक्लूड किया जाएगा, रिलीजन, इन सब को इंक्लूड किया जाएगा हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और उसके एनालिसिस जो है उन्हीं के बेसिस पे आपने इन डेप्थ नॉलेज लेके उसको लिखने की कोशिश भी करनी है, तो ये ध्यान रखना है। अब डिवीज़न हमने कहा, इसमें भी हिमाचल की बात हो चाहे इंडिया की बात हो, ब्रॉडली ये डिवीज़न हम ये देखेंगे जो विंसेंट ए स्मिथ की डिवीज़न हम देखते हैं एशियन, मिडिवल, मॉडर्न या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर हम हिस्ट्री के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है तो वो हमें ध्यान रखना है कि हिस्ट्री के अंदर कुछ डायमेंशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक्स है जो हमें ध्यान रखना है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जो टॉपिक है जो आपको हिस्ट्री के अंदर प्रिपेयर करना है वो है सोर्सेज। देखो, मैंने सबसे पहले जब आपसे बात करी तो वो सोर्सेज की बात थी। मैंने कहा ना कि आज लिटरेरी सोर्सेज की जब मैंने बात करी तो मैंने कहा कि आज हमारे पास नेशनलिस्ट भी बहुत सारे वर्क्स हैं, हमारे पास इम्पेरियलिस्ट बहुत सारे वर्क्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जो इम्पेरियलिस्ट माइंडसेट से जिन्होंने लिखा हुआ है ना, और हमारे पास कम्युनिस्ट माइंडसेट वाले भी हैं, बहुत सारे हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट या फिर हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से जिसने लिखा है वो बेस्ट सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज जो हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी कोई सोर्स कंसल्ट किए हैं, मैंने भी कोई सोर्स पढ़े हैं। आप भी हिस्ट्री पढ़ोगे तो सोर्स, इवन मैं आपके लिए एक सोर्स हूँ अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ। सोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हिस्ट्री के अंदर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहती है हिस्ट्री में, दैट इज़ क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी भी आपके टिप्स पे होने चाहिए हिस्ट्री के अंदर, है ना, क्योंकि मैंने कहा ना, आप यहाँ पे ध्यान देना, फिर से बता रहा हूँ, हम कंपटीशन एग्जाम के लिए हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं, हम हिस्टोरियन नहीं बन रहे हैं। तो ये जो मैं आपको चार्ट बना रहा हूँ ये आपको ध्यान से समझना है, और इसी के अकॉर्डिंगली हम करेंगे तो हिस्ट्री को टेम करना, है ना, हिस्ट्री को कंसोलिडेट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर किसी चीज़ को हम ज़्यादा कंसोलिडेट करके रख सकते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंशन भी बहुत ज़रूरी रहेगी, इसमें आपको थोड़ा एक्सपैंड भी करना पड़ेगा, लेकिन एक्सपेंशन के साथ कंसोलिडेशन सेम रखनी है। तीसरी चीज़ जो स्टूडेंट ध्यान नहीं देता है अपार्ट फ्रॉम दी सोर्सेज एंड क्रोनोलॉजी, वो जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। जोग्राफिकल एरिया भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हिस्ट्री के अंदर। देखो, ध्यान रहे, जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम इंडिया बार बार भले ही बोलते हैं, लेकिन इंडिया उस वक्त पे, अगर हम एशियन और मिडिवल दौर की बात करें तो उस वक्त पे इंडिया एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट था, एंड विच इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और पूरा अफगानिस्तान का एरिया, और बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये वाला एरिया जो है ये इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो हमें यह समझना है, जोग्राफिकल एरिया जानना बहुत ज़रूरी है हिस्ट्री के अंदर, जब भी हम कोई एरा पीरियड की हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और उनके साथ हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट कैसे हुई है, और कैसे जो ह्यूमन जो है, अगर हम देखें तो इनिशियली हम स्टोन से रिलेटेड सारी चीज़, देखो सिंपल सी बात है ना, मिनरल से रॉक बनता है, रॉक के ऊपर ही हम सारी चीज़ें डिपेंडेंट थे, रॉक से रिलेटेड ही चीज़ थी। पहला मेटल जो ह्यूमन ने इन्वेंट किया दैट वाज, या डिस्कवर किया, दैट वाज द कॉपर। तो कॉपर को फिर उसने सीखा मिक्स करना टिन के साथ, कॉपर और टिन को मिक्स किया तो उसने ब्रॉन्ज बनाया। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी रहती, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूँ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन तो उस समय ब्रॉन्ज ही ब्रॉन्ज हुआ करता, नहीं, स्टोन के ऊपर डिपेंडेंसी तब भी ज़्यादा ही थी। ब्रॉन्ज भले ही पता था, लेकिन ब्रॉन्ज का एक्सटेंसिव यूज़ नहीं था, एक्सटेंसिव यूज़ स्टोन का ही रहा है इंडस वैली के अंदर भी, बट आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज उनको मालूम था, इसलिए ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहा जाता है। देन हम बात करते हैं कि आयरन वाज ऑल्सो इन्वेंटेड, ठीक है। तो आयरन जब की डिस्कवरी हुई तो वैदिक पीरियड के अंदर हम आयरन देखते हैं। तो कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज, देन आयरन, और आज हम देखें तो आयरन के अलावा हम लोग आज स्टील और एल्यूमिनियम जो बहुत सारे एलिमेंट्स हमने और डिस्कवर कर लिए हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो ये
आयरन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। आयरन एज जब आया तो उसके बाद से हम काफ़ी टाइम तक आयरन के ऊपर डिपेंडेंसी आज भी हमारी है, और स्टोन पे आज भी हम स्टोन का आज भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी चीज़ें हैं इसी के अराउंड हमने क्या करा, अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इन्हीं चीज़ों के रिलेटेड हमने आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करी है। तो एक एवोल्यूशन हमें ध्यान रखना है, हिस्ट्री के अंदर एवोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, तो एवोल्यूशन ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा कि अब कोई भी आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स है या कोई भी आर्किटेक्चर है तो उसको किसने बनाया, उसका क्या ओरिएंटेशन था, उसका क्या स्ट्रक्चर का क्या स्टाइल क्या था, वेदर वो नगरा स्टाइल था, वेसारा स्टाइल था, या फिर वो द्रविड़ा स्टाइल में था, और हिमाचल में किस तरह का, या नगरा है, पगोडा स्टाइल है, किस तरह का स्टाइल है। तो वो स्टाइल क्या होता है और स्टाइल के क्या चीज़ें हैं, स्टाइल किस तरह का स्टाइल से बना है वो आर्किटेक्चर है, उसका नाम क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, और उसको बनाने वाला क्या है। तो ये फैक्ट्स बहुत दिखते हैं हमें जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। उसके बाद हिस्ट्री के अंदर भी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, देख सकते हैं आप लोग, और हिस्ट्री के अंदर भी इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ये सारी चीज़ें, अगर हम प्री की बात करते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये वाला पोर्शन है इसमें हमें समझने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, यानी कंसेप्चुअली बहुत सारी चीज़ें नहीं है। हम देख सकते हैं कि भाई अगर सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस पहले था तो आज भी हम देख सकते हैं कि आज हम कह सकते हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, ठीक है। उस समय सेंट्रलाइज नहीं था। हम उस समय सेकुलर, अगर हम मॉरियंस में देखते हैं सेकुलर चीज़ें दिखती थी, आज भी हम सेकुलर की बात करते हैं। तो चेंजेस ज़्यादा नहीं है कंसेप्चुअली, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिखते हैं, यहाँ से जो आपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए निकालना है, आपने टर्म्स निकालनी है कि भाई मॉडर्न टाइम्स पे जो टैक्स कलेक्टर होता था उसको शुल्क अध्यक्ष बोला जाता था। तो वो टर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट पे। एक तो टर्मिनोलॉजीज है ना, मिडिवल में भी आपको देखेंगी और सारी चीज़ों में आपको देखेंगी। एक तो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें दिखेगी वो नेम्स, मैंने कहा आपको नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेम्स और कोई इंपॉर्टेंट काम, कोई भी इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन की गई है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कोई काम किया गया है, तो वो इंपॉर्टेंट। तो नेम और टर्म्स पे फोकस करना है जब हम पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन की बात कर रहे हैं। कंसेप्चुअली आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये जो पोर्शन है दैट इज एशियंट और मिडिवल के, जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन है दैट इज सोर्सेस, क्रोनोलॉजी, एरिया, जोग्राफिकल एरिया एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इन चारों के आपको प्रॉपरली हर एक पीरियड के नोट्स बनाने पड़ेंगे। वन बाय वन हम बात आएंगे। सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ बात कर रहा हूँ क्रोनोलॉजी। आई होप यू एवरीबडी ऑफ यू अंडरस्टैंड कि क्रोनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो दो चीज़ें, एक BC और AD, ठीक है। आप सबको मालूम है ये चीज़ें, ठीक है। तो अगर हम BC और AD, अगर थोड़ा सा मैं कई लोग कंफ्यूज ना हो तो वो आपने ध्यान रखना है कि भाई जैसे हम इंटीजर्स की बात करते हैं तो 0 से पहले की बात करें तो हम लोग BC बात करें, 0 के बाद की बात करें तो हम लोग, ठीक है, AD आ जाता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने ध्यान में रखना है। अब क्रोनोलॉजी में क्या है, आपको क्रोनोलॉजी में आपको यहाँ पे जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो सेम, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधा हिमाचल जी के ऊपर पड़ेगा तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें दो तरह की क्रोनोलॉजीज रहती हैं, हिमाचल में भी ये ध्यान रखना आपने। एक मेजर क्रोनोलॉजी रहती है, एक माइनर होती है, ठीक है। माइनर आपको मैंने कहा बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे तभी याद रहेंगे। माइनर में चाहे वो पॉलिटिकल क्रोनोलॉजी हो, पॉलिटिकल दैट मीन्स अगर आप एक पीरियड के अंदर किसी भी डायनेस्टी की बात कर रहे हो, उस डायनेस्टी के जितने राजा थे उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो पॉलिटिकली क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। लेकिन मेजर क्रोनोलॉजी आपको एशियंट और मिडिवल की टिप्स पे होने चाहिए, और मेजर क्रोनोलॉजी आपके बिल्कुल माइंडसेट में बैठ जाने चाहिए। तो मेजर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एशियंट के अंदर हम देखेंगे एक एज है स्टोन एज, ठीक है। दूसरी एज हमारे पास, जब मैंने अभी बात करी, ब्रॉन्ज एज। उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड, देन प्री मौर्यन जहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म आ गया था, ठीक है, जनपद सिस्टम जहाँ पे स्टार्ट हो गया था। देन वी हैव दिस मौर्यंस, है ना। उसके बाद पोस्ट मौर्यंस, देन गुप्ता पीरियड एंड देन कम्स द डार्क एज। ये ब्रॉडली मैंने बात करी है, ब्रॉडली मैं आपको बता रहा हूँ ये। तो ये आपके टिप्स पे, अगर आप यहाँ पे एक ये, अगर आपकी ये आपके टिप्स पे नहीं है
तो हिस्ट्री नहीं समझ आएगी आपको। तो ये बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि स्टोन एज के बाद सीधा क्या है, ब्रॉन्ज एज, वैदिक पीरियड, प्री मॉरियन में जैनिज्म, बुद्धिज्म, उसके बाद हमारा मॉरियन पीरियड है, और उसके बाद पोस्ट मॉरियन में फॉरेन इन्वेजन स्टार्ट हो गई थी। पोस्ट मॉरियन में दैट इज, अगर हम ग्रीक्स जो हैं, ग्रीक्स हो गए, पार्थियंस हो गए, शाकाज हो गए, कुशान्स हो गए, ये सब पोस्ट मॉरियन में आ गए थे। यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद गुप्ता पीरियड आया, और उसके बाद हमारे पास डार्क एज आया। और अगर आपने हिस्ट्री की प्रिपरेशन करी है तो उसमें आपको इनके बारे में हल एक डिस्क्रिप्शन आपको मालूम होनी चाहिए कि भाई स्टोन एज में क्या हुआ था, या ब्रॉन्ज एज में क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे इसकी ये चीज़ थी, ठीक है। अब नॉट ओनली दिस, ये चीज़ पता होनी चाहिए, इनकी इन्हीं चीज़ों के बारे में, इनके स्टोन एज के आपको सोर्सेज मालूम होने चाहिए, स्टोन एज का आपका जोग्राफिकल एरिया पता होना चाहिए, और स्टोन एज का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, स्टोन एज का पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, एंड स्टोन एज की इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन। बात समझ आ रही है? ये आपको मालूम होना चाहिए। अब ये कोई भी चीज़ पीरियड उठाओ, ये ब्रॉडली आपको इनका पता होना चाहिए। अगर हम इनकी बात करें मिडिवल की, तो मिडिवल में सबसे पहले मुस्लिम इन्वेजन्स हम कह सकते हैं अर्ली मिडिवल पीरियड में, ठीक है, जहाँ पे ट्राई पार्टी स्ट्रगल भी हम बात कर सकते हैं साउथ के अंदर, ठीक है। देन वी हैव मुस्लिम डायनेस्टी जब स्टार्ट हो जाती हैं तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजीज, तुगलक, उसके बाद हमारे पास सैयद, लोधीज एंड मुगल्स। तो ब्रॉडली हम ये मेजर क्रोनोलॉजी है। इसके अलावा माइनर भी, रीजनल किंगडम्स भी हैं, वो भी हमें पता रहने चाहिए, लेकिन वो हम कंटेम्प्रेरी बना के हम फिट कर सकते हैं, और माइनर क्रोनोलॉजीज को हम ध्यान में रखेंगे और उसको बीच बीच में हम ऐड करते रहेंगे। लेकिन ये टिप पे होने चाहिए। अब वहाँ ये नहीं जो होने चाहिए एग्जाम में तुगलक पहले आए थे, खिलजी पहले आए थे, दैट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। मैंने कहा ना, ये ईजी चीज़ें हैं बेटा, और कंपटीशन का रूल है, इफ यू डू इजी क्वेश्चन रॉन्ग यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। तो इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, कंपटीशन का सबसे बड़ा रूल ये है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। और ये इजी बात है मेजर क्रोनोलॉजी, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री। एशियंट और मिडिवल की बात कर रहा हूँ फिलहाल मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, एशियन मिडिवल। तो उसके लिए ये क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर क्रोनोलॉजी, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। हाँ बिल्कुल टिप्स पे, मतलब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। ये ऐसे होने चाहिए कि भाई ऐसे याद करो ना, सैंडविच खाओ थाली में, ठीक है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधीज एंड मुगल्स, है ना, कुछ भी बनाओ यार, आपका अपना एक तरीका है, ठीक है, लेकिन ये टिप्स पे रहने चाहिए, ये आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्रोनोलॉजी के बाद दूसरा एस्पेक्ट है सोर्सेज। अब एक सोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया। सोर्सेज जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मौर्यंस। अगर मैं मौर्यन पढ़ रहा हूँ तो मौर्यन की कोई भी हिस्ट्री मुझे पढ़नी है तो मैं डिपेंडेंट हूँ सोर्सेज के ऊपर। अगर मेरे पास सोर्सेज अप्रोप्रिएट है देन ओनली आई कैन स्टडी अबाउट मौर्यन हिस्ट्री में। सोर्सेज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो सोर्सेज इन जनरल दो तरह से हम डिवाइड कर लेते हैं, आर्कियोलॉजिकली या लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास हैं। आर्कियोलॉजिकली जो भी हम ज़मीन के अंदर से हम निकाल लेते हैं वो आर्कियोलॉजिकली है। आर्कियोलॉजी का ड्रॉबैक हिंदुस्तान के अंदर बेटा ये है कि हम आर्कियोलॉजिकली वर्टिकली तो डिगिंग कर पाते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टली हमने डिगिंग नहीं करी है, तो जिसकी वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती तो है लेकिन वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, हमेशा कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन रहती है जो ग्रैब कर पाते हैं। दूसरा, हम उसको कोरिलेट करके एनालिसिस करते हैं और उसी के बेसिस पे हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आर्कियोलॉजी का अपना एक ड्रॉबैक है, लेकिन अगर हम उसमें लिटरेरी सोर्स को ऐड कर दें तो डेफिनेट सी बात है वो बेटर हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की जा सकती है, ठीक है। आर्कियोलॉजी का ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया कि वर्टिकली डिगिंग हो सकती है, हॉरिजॉन्टली पॉसिबल नहीं है। एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा है ना, इतनी इकॉनमी, और दूसरा अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे अगर हम वर्टिकल डिगिंग हॉरिजॉन्टल डिगिंग करेंगे तो पूरे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो वो दैट इज़ नॉट उतना ईजी नहीं है वो। दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात। लेकिन जो भी अर्थ के अंदर से हमें कुछ मिल जाता है, जैसे कुछ मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और कॉइन्स मिलते हैं, और कॉइन्स की स्टडी, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको हम न्यूमिस्मैटिक कहते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स को, और या फिर इंस्क्रिप्शन की स्टडीज़ को, इंस्क्रिप्शन को हम चाहे वो स्टोन बेस्ड इंस्क्रिप्शन है या कॉपर के ऊपर कोई इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं बेसिकली पेलियोग्राफी, और का भी इस्तेमाल करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन देखो बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज के लिए अगर कोई बात करें तो हमारे पास जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी हमें कुछ लिटरेचर दिखता तो, लेकिन क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हम अभी तक, जो उनकी वो स्क्रिप्ट है बॉस्टोफरस जिसको हम कह रहे हैं, है ना, वो डेसिफर्ड नहीं हो पाई है। इवन आप अगर अमेजिंग बात हम ये बात करते हैं, हमें मौर्यंस के बारे में भी 1837 के बाद पता लगा। 1837 में देयर वाज अ पर्सन जेम्स प्रिंसेप, जब उन्होंने सबसे पहले डेसिफर्ड किया
दैट इज मौर्यन इंस्क्रिप्शन, जो अशोका इंस्क्रिप्शंस को, उसके बाद हमने थोड़ी बहुत मौर्यन हिस्ट्री को बेटर करने की कोशिश करी है। तो ये स्क्रिप्ट पढ़ना और स्क्रिप्ट के बारे में जानना वो इम्पोर्टेंट। दूसरा, हमारे पास प्रॉब्लम ये रही है लिटरेरी सोर्सेज की, जो सेकंड प्रॉब्लम रही है वो ये रही है कि लिटरेरी सोर्सेज जो हैं इनिशियली जो ओल्ड संस्कृताइजेशन, जो संस्कृत में लिखे जाते थे, है ना, वो बेसिकली हम लोग ऐसी मटेरियल पे लिखा करते थे जो एक तरह से पेरिशेबल होता था, है ना, खराब हो गया जो, ठीक है। तो उन मटेरियल पे लिखा गया, चाहे बिच बाग ट्री की बात करो, इन चीज़ों पे, खाल पे, पत्तों की बात करो, तो अब लेकिन वो फिर भी वो कैरिड ऑन होता रहा थ्रू द मेथड ऑफ रोटिंग, है ना, आगे से आगे चलाया। लेकिन उसका जो एविडेंस है वो हमारे पास एज यूजुअल नहीं है। अगर हम कोई पूछता हमसे कि सबसे पुरानी किताब हिंदुस्तान में, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जो कि हम अगेन देख सकते हैं वो मौर्यन पीरियड के आसपास हमें दिखती है, और उसके बाद थोड़ी अपडेशन उसमें होती है। बाकी पुराना एविडेंस के तौर पे हमारे पास कोई वैदिक लिटरेचर का एज सच कोई एविडेंस नहीं है। अगर हम आर्कियोलॉजिकली या फिर रिमेन्स की बात करें, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेट सी बात है, वो कंटिन्यू इसलिए होता है क्योंकि मैंने कहा ना, रोटिंग सिस्टम था। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, उसको सेजिस, हमारे ऋषिज रहते थे, वो रोटिंग चलाते थे, और रोटिंग से वो जनरेशन टू जनरेशन आगे चलता रहा। अब उस रोटिंग में प्रॉब्लम एक रही, और वो इंटरपोलेशन की प्रॉब्लम है, वो हमें दिखती है। उसको लेकर कई बार हिंदुस्तान के अंदर भी बातें होती है और हिस्टोरियंस डिस्कस भी करते हैं। इंटरपोलेशन थोड़े से चेंजेस आ गए, है ना, तो जो एक्चुअल में वैदिक लिटरेचर है, वो वैदिक लिटरेचर में कुछ चीज़ें चेंजेस करी गई। क्योंकि फाइनल कंपाइलेशन अगर हम बात करें, देखो वैदिक पीरियड यहाँ पर है, लेकिन अगर लिटरेचर जो आज टेक्स्ट या कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं लिटरेचर रिलेटेड, उसकी फाइनल कंपाइलेशन जो है, चाहे महाभारत की बात करें, चाहे पुराण की बात करें, जितने भी संहिताज है हमारे पास, या ब्राह्मणाज है, अरंक्याज है, उपनिषद हैं, ठीक है, ये सब जो हैं ये पोस्ट मौर्यन पीरियड, दैट इज गुप्ता पीरियड में जाके, पोस्ट मॉडर्न में थोड़ा स्टार्ट हो गया, गुप्ता पीरियड में जाके ये फाइनल कंपाइलेशन हुई। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी एडी में आके चाइना में पेपर इन्वेंट हुआ था, और उसके बाद गुप्ता पीरियड में जाके इसकी कंपाइलेशन। इसलिए गुप्ता को हम गोल्डन पीरियड सिर्फ इसलिए नहीं कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स थे, इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम लिटरेचर जो एक्टिविटीज़ है, लिटरेचर के रिलेटेड जो भी कंपाइलेशन है, वो गुप्ता पीरियड में हुई है। इवन चाहे महाभारत, और अगर हम बात करते हैं अपना रामायण की, तो उसकी भी जो फाइनल कंपाइलेशन जो है वो गुप्ता पीरियड में ही दिखती है। लेकिन वी कैन सी कि वैदिक पीरियड कहाँ पर है और गुप्ता पीरियड कहाँ पर है। इस पूरे ये अगर हम बात करें तो 1200 या 1000 BC की बात करता है, और इसकी अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें ये 300-400 AD की बात कर रहा है ना। तो BC से AD देखो, गैप देखो कितना है। लेकिन डेफिनेट सी बात है, वो चीज़ एग्जिस्ट तो रही कहीं ना कहीं, और वो किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती चलेगी। और जो फाइनल कंपाइलेशन आया तो उसमें थोड़ी सी इंटरपोलेशंस दिखती हैं, और उसको चैलेंज भी किया जाता है, और वो चीज़ें हम देख सकते हैं। लेकिन एज सच अगर हम देखें इंडिया का जो लिटरेरी सोर्सेज एशियन पीरियड का है, तो वो दोनों एस्पेक्ट उसमें दिखते हैं। वो रिलीजियस भी है, उसमें रिलीजियस भी है। साउथ इंडिया में अगर जाओगे तो आपको थोड़ा सेकुलर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू अगम से रिलेटेड है। तो साउथ इंडिया में सेकुलर ज़्यादा मिलता है, नॉर्थ में हमें रिलीजियस मिलता है। लेकिन कुछ ट्रेवलॉग्स भी हैं, आप देख सकते हो कि यहाँ फाहिन से इंडो ग्रीक से लेकर उसके बाद कुशान, पार्थिन, ये सब तो आए इन मियांडर्स की। अगर हम बात करें द ग्रेट बुक इंडिका, जिसमें इंडिया के बारे में बताया जाता है, ठीक है, मेगिस्थनी की इंडिका जो आई थी, ठीक है, तो मेगिस्थनी ने इंडिका लिखी है। तो वो ट्रेवलॉग देख सकते हैं हम लोग बहुत सारे यहाँ पे, फाहिन के लिए हुनसांग से लेकर और आगे जाके भी देख सकते हैं। और जेनोलॉजी भी देखते हैं, जिसमें रजतरंगिनी और से लेकर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे हमारे क्रोनोलॉजी ऑफ किंग्स हैं। पुरानास बहुत बड़ा इसका एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। पुराना जितने भी पुरानास कैसे उस समय किंग्स की बातें करिए, या तमिल लिटरेचर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जितने भी हमारे पास लिटरेचर्स हैं। उसके अलावा ग्रामेटिकल लिटरेचर भी बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो साउथ में तोलकापियम की बात करें, चाहे पाणिनि के अष्टाध्यायी की बात करें। तो ये सारी जो लिटरेचर है, ठीक है, ये सब हम क्या है, हमारे लिए सोर्सेज हैं। मिडिवल में भी सेम है। मिडिवल में हमारे पास आर्कियोलॉजिकल से ज़्यादा हमारे पास आर्टिफैक्ट्स, जैसे हमारे पास आर्ट एंड आर्किटेक्चर ज़्यादा है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस के अलावा जो पर्शियन लिटरेचर जो है, और अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर जो हम उसके ऊपर काम है। उर्दू पे बहुत लेट काम हुआ, लेकिन पर्शियन और अरेबिक पे बहुत काम हुआ है। तो पर्शियन लिटरेचर दिखता है हमें जब हम मिडिवल में बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ में हमारे पास जो रीजनल लैंग्वेजेस थे, जैसे
अर्ध मगधी वगैरह ये सब चीज़ें। क्योंकि देखो जब हम संस्कृत लिटरेचर की बात कर रहे थे तो प्री मौर्यन पीरियड में जैनिज्म बुद्धिज्म जो है वो संस्कृत से जो डिराइव हुई लैंग्वेज, जैसे प्राकृत और पाली, प्राकृत में ज्ञान लिटरेचर लिखा जाता है और पाली में बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो ये इसी से आगे जाके लैंग्वेजेस और ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि इंडिया का जो एक होमोजीनियस कल्चर है, होमोजीनियस प्लस हेट्रोजीनियस एक्टिविटीज़ भी दिखती हैं, उसमें हमें ये नोटिस करने को मिल जाता है कि किस तरीके से हम लोग ये नोटिस कर सकते हैं कि लिटरेचर में भी ये चीज़ें दिखती है कि लैंग्वेज पे लैंग्वेज डिराइव होती है, कि जैसे प्राकृत पाली और उसके बाद अर्ध मगधी, फिर आगे गुजराती, बंगाली और आप उर्दू से हम हिंदी बनाते हैं, उर्दू और हिंदी जो है संस्कृत का मिक्स है। तो इस तरह से हम लोग, जैसे यहाँ के लोग पीपल के अंदर, लोगों के बीच में हम इंटरमिक्सिंग देखते हैं, है ना, कल्मिनेशन देखते हैं, सेम वे हमें लैंग्वेज में भी कल्मिनेशन दिखता है। स्क्रिप्ट हम आज डिफाइन अलग अलग कर सकते हैं, जैसे भाई हिंदुस्तान के अंदर अगर हम कई सारे इंस्क्रिप्शन देखते हैं वो अरेमिक में भी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में भी दिखते हैं हमें, ठीक है, और हमारे साथ में खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी दिखते हैं, ठीक है, और आगे जाके हम देखते हैं अरेमिक लैंग्वेजेस जो थी उसमें भी हमें बहुत सारे स्क्रिप्ट दिखते हैं। और उसके अलावा जो भी हमारे पास और भी आर्टिफैक्ट्स हमारे पास दिखते हैं मेटेरियल मीन से, तो उसमें हम देख सकते हैं कि प्राकृत और पाली लैंग्वेज का भी खुल के यूज़ किया गया जब हम सोर्सेज की बात करते हैं। तो ये हम नोटिस कर सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर आपको हिस्ट्री समझनी है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम हिमाचल हिस्ट्री की तरफ भी बढ़ सकते हैं। बाकी सेम रहेगा हिमाचल हिस्ट्री के अंदर भी बच्चे, कि वहाँ पे भी सोर्सेज पे ध्यान देंगे, वहाँ पे भी हमें क्रोनोलॉजी क्या मेजर क्रोनोलॉजी माइंड में होना बहुत ज़रूरी है ना। एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एरिया मैंने कहा ना कि अगर हम मौर्यंस की बात है कि क्या मौर्यंस क्या पूरे इंडिया में थे, तो जब आप देखोगे तो बाद में जब हम साउथ इंडिया में जाएंगे तो ये जो लोअर पार्ट था जहाँ पे चेरा, चोला और पांड्या, यहाँ पे मौर्यंस का स्वे नहीं था, ठीक है, या यूँ कह सकते हो मौर्यन की एक्सटेंट जो थी, हालांकि हम बाद में देख भी सकते हैं कि उनके मिशंस गए थे नीचे तक, लेकिन उनका जो कंट्रोल था वो ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन पे कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं। तो इसलिए ज्योग्राफिकल एरिया बहुत जरूरी। वहीं पे इंडिया से बाहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक्षशिला तक हमें मौर्यंस का कंट्रोल दिखता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, और उसी के बेस पे हम कंटेम्प्रेरी जो उस वक्त पे छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज, रीजनल किंगडम और ये सब चीज़ें उनको हम ऐड कर सकते हैं। यानी जो माइनर क्रोनोलॉजी है वो बीच में ऐड की जाती है जब हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज हो। अगर हमें ज्योग्राफिकल नॉलेज नहीं रहेगी हिस्ट्री के साथ, ठीक है, उस पीरियड की, उस पर्टिकुलर टाइम की, अगर हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर बच्चा स्टूडेंट उस पर फोकस नहीं करता है तो वो कंफ्यूज रहता है उसको, क्योंकि उसको लगता है पढ़ते हुए कि आई एम टॉकिंग अबाउट होल इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है। यू लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मेजर क्रोनोलॉजी भी है तो वो भी पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरे इंडिया में नहीं आई है बच्चे, तो उसका एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है एंड वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, और उसको जानना जरूरी है, उसको ड्रॉ करना जरूरी है, उसको माइंड में बिठाना जरूरी है। देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री। तो कंसेप्चुअली हिस्ट्री को समझने के लिए ज्योग्राफिकल एरिया को समझना उस पर्टिकुलर पीरियड का बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो अगर ये मैं ये कह दूं कि ये बॉडी पूरी हिस्ट्री है, क्योंकि इस बॉडी की एवोल्यूशन जो है वो हिस्ट्री है ना। ये बॉडी है, जैसे जैसे इवॉल्व होगी, आज इंसान छोटे से बड़ा होता जाता है, तो वो अगर एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन पूरी हिस्ट्री है, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी पूरी, ये अगर मान ले हम इसको पूरी बॉडी को, तो सोर्सेज और ज्योग्राफिकल एरिया ये दो हैंड्स हैं। अगर ये सोर्सेज और ज्योग्राफिकल एरिया पे आपका कमांड नहीं है तो आप वो क्रोनोलॉजी जान के और पूरी हिस्ट्री को जान के, एवोल्यूशन को जान के आप हमेशा गलती करोगे उसकी। तो इसलिए डेफिनेट सी बात है, आपने अपने हैंड्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रखने हैं। दैट इज, वन इज सोर्स एंड अदर इज द ज्योग्राफिकल एरिया। तो किसी भी पीरियड का मोमेंट आपके दिमाग में कोई पीरियड आता है, आप कोई पढ़ना जा रहे हो, आप मोमेंट यू स्टार्ट स्टडिंग, आप सबसे पहले उसकी क्रोनोलॉजी समझो और उसके बाद देखो कि इस पीरियड की मेरे पास क्या सोर्सेज हैं, कौन से यूज़ कर रहा हूँ मैं, कौन से सोर्सेज इसकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट की गई है और उनके क्या नाम है, नेम्स क्या हैं उन सोर्सेज के, और वो कोई बुक है, कोई ऑथर है तो क्या है वो आपने ध्यान देना है। दूसरा, ये पीरियड जो है ये इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। उसके बाद जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें बेटा ये समझना बड़ा आसान है। इनमें सिर्फ आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस जो है जैसे टर्म्स वगैरह हैं वो याद रखनी है।
ठीक है, जैसे अदल क्या होता है, अब यहाँ पे अगर मैं ADL लिख दूँ, है ना, तो कईयों को लगेगा ये क्या चीज़, तो जस्टिस, पर्शियन में जस्टिस है। अगर मैं आप लिख दूँ, आप, है ना, आप, तो आप दो आप मतलब पानी। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, टर्मिनोलॉजीज। मैं जजिया लिख दूं, जजिया वॉज अ टैक्स, जो एक पिलिंग्रिम टैक्स था, जो कि बाद में हिंदुओं पे भी इम्पोज किया गया था, ठीक है, नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था ये टैक्स, बाद में हिंदुओं के ऊपर भी लगाना शुरुआत में पिलिंग्रिम टैक्स था एक तरह का। तो ये हमने समझना है, ये आपने ध्यान देना है। क्लियर है? अगेन ध्यान रखना, अगर बॉडी क्रोनोलॉजी है, पूरी हिस्ट्री की एवोल्यूशन, हिस्ट्री को एवोल्यूशन है, तो उसके दो हाथ क्या हैं, सोर्सेज एंड द जोग्राफिकल एरिया, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपने ध्यान देना है। नाउ कमिंग टू, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, है ना, ये सबको क्लियर है, तो ये आपने ध्यान रखना है। नाउ कमिंग टू दी हिमाचल की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो अब हिमाचल हिस्ट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपने ध्यान रखना है। देखो, हिमाचल की हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो ये रहती है कि हिमाचल में 3 प्रॉब्लम्स हम मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे मेंस पर्सपेक्टिव से ही बात कर रहा हूँ इसलिए। एक तो हिमाचल की जो फॉर्मेशन है, स्टेटहुड जो बना, दैट इज़ इन 1971, काफ़ी लेट माना जाता है ना, 1971। यानी जो भी हिस्ट्री के ऊपर काम होगा ऑफिशियल तरीके से हिमाचल को स्पेसिफिक में ध्यान में रख के, वो 1971 के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो एक तो ये प्रॉब्लम रही है, क्योंकि काफ़ी लेट चीज़ें हैं, इसलिए हमारे हिमाचल की जो हिस्ट्री है थोड़ी ऑब्सक्योर है, और वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे पास, है ना। तो हालांकि कोशिश करी है हमने, म्यूज़ियम बना के ओरिजी की मेहनत से काफ़ी चीज़ें हमने स्टार्ट कर दी, तो लेकिन कैन यू इमेजिन, ये स्टेटहुड बनने के बाद 1971 पर। दूसरी बात, डिस्ट्रक्शंस हुई है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, जो भी यहाँ पे रिमेन्स थे, चाहे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की बात करें, थोड़े से मटेरियल जो थे, और डिस्ट्रक्शन के 2 और इम्पॉर्टेंट रीज़न माने जाते हैं। एक तो रीज़न था, क्योंकि जब हम हिमाचल की हिस्ट्री देखते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम बहुत सारी स्मॉल प्रिंसिपलिटीज़ थी, है ना, स्मॉल किंगडम्स थे, और उन स्मॉल किंगडम्स के बीच में एक हमेशा से एक कह सकते हो कंपटीशन था, और उसकी वजह से उनके बीच में एक कह सकते हो प्रिंसिपैलिटीज़ के बीच में एक हमेशा वॉर टाइप सिचुएशन रहती थी, ठीक है, छोटी छोटी बैटल्स, और उस बैटल्स में काफ़ी डिस्ट्रक्शन होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस थे वो काफ़ी डिस्ट्रॉय भी किए गए हैं। एक तो ये रीज़न था। अब न्यूमरस किंगडम्स होंगे और न्यूमरस किंगडम क्वारल करते रहेंगे, तो उसका ये तो प्रॉब्लम आना ही था। तीसरा जो रीज़न माना जाता है, वो यहाँ पे भी डिज़ास्टर इम्पैक्ट बहुत हुए हैं, है ना, बहुत सारे डिज़ास्टर, जैसे फेमस 1905 का अर्थक्वेक, कांगड़ा अर्थक्वेक, और उसने ये माना जाता है कि जो बहुत वाइटल नेसेसरी इंफॉर्मेशन, जो नगरकोट का जो किला है, या नगर जो कांगड़ा वैली की जो टोटल इन्फॉर्मेशन है, तो वो कांगड़ा वैली तो स्टोन एज के टाइम से हमारे लिए हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है। तो वो डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ऐसे ही अर्थक्वेक जैसे नेचुरल डिजास्टर आता है, डेवास्टेशन, डेफिनेट सी बात है कि ऐसे कैटास्ट्रॉफिक चीज़ें जो है वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करती हैं, तो वो डिस्ट्रॉय कर देते। तो एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हिमाचल की हिस्ट्री के लिए। दूसरा, ऐसे सच अगर हम बात करें हिमाचल के अंदर, तो बहुत कम लोग हैं जो जिन्होंने उसके बाद कंस्ट्रक्टिव मैनर में हिस्ट्री को लिखने के लिए काम किया, लेकिन फिर भी बहुत देर आर वेरी गुड हिस्टोरियंस हिमाचल के अंदर, जिन्होंने को अभी भी कोशिश जारी है और अच्छे से कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। अगेन एविडेंसेस हैं तभी हिस्ट्री अच्छे से कंस्ट्रक्ट हो सकती है। एक शायद बात करना या तुक्के लगाना कि ऐसा वैसा हो सकता है ना, तो वो इज़ नॉट दी आज के दौर की मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वाली हिस्ट्री नहीं मानी जाएगी। ऐसे आपको बहुत हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक और मेथड है, बैलेड्स, पुराने बैलेड्स का इस्तेमाल करते हैं, और बैलेड के बेसिस पे हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जाती है ना, या कहते हैं स्टोरीज़ वगैरह सुन के आगे जनरेशन टू जनरेशन लोकल लेवल पे हम लोग देखते हैं, उसको भी एक तरीका है हिस्ट्री करने का। तो सोर्सेज एक इशू रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास काफ़ी सोर्सेज हैं हिमाचल की हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके बावजूद भी।
नॉट ओनली दिस, उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे तरह के सोर्सेज हैं हमारे पास हिमाचल के लिए। आर्कियोलॉजिकल भी हैं और हमारे पास लिटरेरी भी हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हमारे पास इंस्क्रिप्शन भी मिलते हैं, कॉइन्स भी मिलते हैं, ठीक है। और कई कई जगह से तो मैं इतने कॉइन्स, हमारे पास इतने ज़्यादा कॉइन्स आते हैं, जैसे हमारे पास अर्की से 12 कॉइन्स हमारे पास आते हैं। देन देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड टप्पा मेवा हमीरपुर से, वहाँ से 21 कॉइन्स हैं। देखो ये ध्यान रखना, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले जो कॉइन आया था बेटा वो सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स थे। क्या थे? सिल्वर पंचमार्क कॉइन्स। और ध्यान रहे यहाँ पे जो कॉइन्स जो लेके आए थे, बेसिकली कॉइन्स हमने ग्रीक से सीखा था, इंडो ग्रीक्स, ठीक है। और प्री मॉरियन पीरियड में, कौन से पीरियड? जब जैनिज्म बुद्धिज्म आया था, उस वक्त पे यहाँ पे पहली बार कॉइन्स सिस्टम आया था, ठीक है, करेंसी सिस्टम आया था, और वो सिल्वर पंचमार्क कॉइन था। तो आप हिमाचल में मैक्सिमम हमें जो कॉइन्स मिलते हैं वो सिल्वर और कॉपर के मिलते हैं। और डेफिनेट सी बात है, जब सिल्वर मिल रहे हैं तो समझो प्रॉस्पेरिटी शो कर रहा है ना। और अगर कॉपर है तो डेली एक्सचेंज है, डेली ट्रांजेक्शन के लिए कम, थोड़ी वैल्यू कम है उसकी, तो ऑब्वियस ही बात है उसके लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था। तो हमारे पास सिल्वर और कॉपर के डोमिनेंट मिलते हैं। तो हिमाचल के अंदर भी इंडो ग्रीक जो है वो कॉइन्स जो हैं वो लेके आते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक का इन्फ्लुएंस दिखता है हमें। जैसे हमने कहा कि तप्पा मेवा एक हमीरपुर में जगह है जहाँ अपोलोडोटस जो है उसके कॉइन्स हमें मिलते हैं, 21 कॉइन्स हमारे पास उसके हैं। उसके बाद अदुम्बराज और कुनिंदाज के भी हमारे पास कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। अर्की से हमारे पास 12 कॉइन्स आते हैं और उनके बेसिस पे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास इंस्क्रिप्शंस भी हैं। इंस्क्रिप्शन में निर्मंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बड़ी फेमस मानी जाती है हिमाचल के अंदर, जो समुद्र सेन के महामायन लिखा है उसमें, लेकिन समुद्र सेन से रिलेटेड है वो। निर्मंड के अंदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एक बोल सकते हैं आप, जैसे अगर दो तरह से होती है इंस्क्रिप्शन, या तो किसी मेटल के ऊपर जैसे कॉपर के ऊपर लिख दिया, उसके ऊपर लिख दिया, और या फिर स्टोन के ऊपर लिखा जाता है, तो इंस्क्रिप्शन मिलती है हमें, ठीक है। तो दोनों ही हैं, चाहे हम आर्कियोलॉजी की पुरातत्विक की बात करें, चाहे हम साहित्य की बात है, दोनों एविडेंस हमारे पास हिमाचल के दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कांगड़ा में हमारे कुनिहार और प्रतिहारा में भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, ठीक है। सुपुर, देयर इज़ अ प्लेस इन शिमला, आटकोटी के पास एक जगह है, वहाँ से भी हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है, है ना। सलानू मंडी में है, वहाँ से भी हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम अगर हम बात करें कोई इंस्क्रिप्शन, तो चंबा से हमारे पास अराउंड 36 के अराउंड इंस्क्रिप्शन मिलती है, जो भी हिमाचल प्रदेश म्यूजियम में रखी गई है, और उसी को कोरिलेट करके हमने हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं इन सारी इंस्क्रिप्शन और कॉइन्स के। तो आर्कियोलॉजिकली हम ये देख सकते हैं बहुत सारी इंस्क्रिप्शन है हमारे पास, तो टांकरी में है, ठीक है। और इंस्क्रिप्शन की अगर हम लैंग्वेज करें तो हिमाचल में एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेज में है, बहुत सारी स्क्रिप्ट में आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगी, ठीक है। लैंग्वेज बेटा मैं बोल रहा हूँ वो लैंग्वेज है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ कर रहा हूँ, वो लैंग्वेज है। स्क्रिप्ट तो होती है जिसको हम लिखने में यूज़ करते हैं, वो स्क्रिप्ट है। तो अगर हम स्क्रिप्ट की बात करें तो हिमाचल में ब्राह्मी है, प्राकृत की में दिखती है, हम ब्राह्मी लैंग्वेज के अंदर, हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर हम देख सकते हैं। खरोस्ती है, खरोस्ती में टांकरी है, शरदा है, कुतिला है, सिद्ध मर्निका है, ठीक है। भोटिया में भी है, ठीक है, तिब्बतन भोटिया, नगरी है, और सांखा भी है। यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट है हिमाचल में वो, क्योंकि लोकल लेवल पे हमें टांकरी और शारदा जो है वो दो इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया गया जब हम इंस्क्रिप्शन की बात करें, टांकरी और शारदा के अंदर। बाकी ब्राह्मी या खरोस्ती भी हमें काफ़ी जगह दिखती है, खासतौर से कॉइन्स के ऊपर हमें खरोस्ती दिखता है। खरोस्ती बेटा राइट टू लेफ्ट, जैसे उर्दू करते हैं ना, राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट, पर वो खरोस्ती खूबी ये राइट टू लेफ्ट फिर लेफ्ट टू राइट आ जाता है, ये एक बड़ी खूबी है खरोस्ती की, ठीक है। और ब्राह्मी में आपको काफ़ी चीज़ें मिलती है। अशोका के जो इंस्क्रिप्शन थे, है ना, अगर हिमाचल से एडजेसेंट देखें तो इज़ अ प्लेस कॉल्ड कालसी इन उत्तराखंड, बिल्कुल लगा हुआ हिमाचल से, कभी सिरमौर रियासत के अंदर ही आता था वो। तो वो कालसी में हमें अशोका के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, ठीक है, जो कि प्राकृत में लैंग्वेज में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। तो वो हमें देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखते हैं, क्लियर है। उसके अलावा हिमाचल के, क्योंकि फॉर्मेशन मैंने कहा काफ़ी लेट हुई है, तो 1971 में, तो हिस्टोरियन जो हैं कोशिश कर रहे हैं, है ना। जो हमारे जो हिमाचल का नाम जिन्होंने रखा था, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी, ठीक है, जिनके एक मैगजीन भी जिन्होंने स्टार्ट की थी, विश्व भारती, ठीक है। देखो हिमाचल का नाम जो है ये आपने ध्यान रखना है कि 19
हिमाचल जो जब स्टार्टिंग में जब हमने अलग किया था हिमाचल को, तो 1948 से के बाद से लेकर जब तक स्टेटहुड नहीं बनता है, 1971 में जाके स्टेटहुड बना है। तो हम ये देख सकते हैं कि स्टेटहुड 1971 25 जनवरी में आता है, और 15 अप्रैल को जब हम बात करते हैं 1948 में, तो एक हिमाचल जो वर्ड है, ये हिमाचल जो एक पर्टिकुलर स्टेट है उसकी एग्जिस्टेंस में आया था वो, ठीक है। और स्टेटहुड उसको जो मिला, दैट इज़ अंडर द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन ऑफ 1956, वो हमें जाके हमें 25 जनवरी 1971 को मिलता है। तो इस दौरान भी एक हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का, पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये सोर्सेज की बात करते हैं हम लोग। लेकिन देखो तीनों सोर्सेज है हमारे पास, आर्कियोलॉजिकल भी दिखते हैं हमारे पास, लिटरेचर भी दिखते हैं। और आर्कियोलॉजी के अंदर हमारे कॉइन्स की बात भी मैंने कर ली, और यहाँ पे इंस्क्रिप्शन की बात भी कर ली। लिटरेचर के अंदर भी हमारे पास जिनोलॉजी भी है हमारे पास, दैट इज लिस्ट ऑफ किंग्स भी हमारे पास। रजतरंगिनी का बहुत बड़ा रोल है हिमाचल की हिस्ट्री के ऊपर। पाणिनि की जो अष्टाध्याय है उसका बहुत जगह पे पुराण, चाहे वो वायु पुराण की बात हो, मार्कंडेय पुराण की बात हो, है ना, ब्राह्मणाथ सतपथ ब्राह्मण की बात करें, इसने भी काफ़ी जगह, वैदिक लिटरेचर का बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है बात करता है। रामायण महाभारत में हिमाचल का के एरियाज़ का बार बार वर्णन है, चाहे वो कुलुता की बात करो उसका भी हमें दिखता है। तो ये सब लिटरेचरी सोर्सेज हमारे पास हैं, है ना। इसके अलावा जिनोलॉजी, रजतरंगिनी जो है वो बहुत बहुत बात करता है। पर्शियन लिटरेचर जो है उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो मिडिवल किंग्स थे वो हिमाचल में आए थे, चाहे वो दिल्ली सल्तनत के राजा रहे थे, उन्होंने बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं हमारे, उनके अटैक करने से लेकर उनके यहाँ पे विजिट करने को, उसमें भी हमारे पास एविडेंसेस दिखते हैं, लिटरेचर एविडेंसेस हमारे पास हैं। ऐसे हमारे पास लिटरेरी एविडेंस जो है, ट्रेवलॉग, ये माना जाता है कि हुनसांग जो था उसने विजिट किया था, है ना। इवन कुल्लू, लाहौल स्पीति, ये एरिया विजिट किया था हुनसांग ने, है ना। और कांगड़ा का जो नगरकोट फोर्ट है वहाँ पे भी वो आया था, तो उसके भी एविडेंसेस और लिटरेरी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हमारे पास हैं। तो लिटरेचर का भी हमारे पास हिमाचल की हिस्ट्री के लिए बहुत सारे एविडेंसेस हैं, ठीक है, एशियंट हिस्ट्री के लिए भी और मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी। तो ट्रेवलॉग्स भी, जैसे हमने बात करी कि जिसको हम वंशवाली कहते हैं, वो भी हमारे पास करते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2011 का जो HP लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकेडमी है, वहाँ पे हमको कुछ मनुस्क्रिप्ट मिलते हैं पुराने, जो कि स्पीति वैली से आते हैं हमारे पास, भोटी लैंग्वेज में है, ठीक है। उसके बाद कुछ गोल्डन वर्ड्स हमारे पास ये थलोग, लाहौल वैली से भी हमारे पास कुछ मिलते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं। दूसरा हमारे पास कॉइन्स की अगर हम बात करें, तो मैंने जैसे बताया, जब HP स्टेट म्यूजियम जो है 1973-74 में जब आया शिमला में, और क्यूरेटर इसके VC ओरी थे, उसके बाद से हमने कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक स्टडी करनी शुरू करी। तो स्टेट म्यूजियम शिमला, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा, ठीक है, यहाँ सब जगह कलेक्शन है हमारे पास, ठीक है। और सबके मिलते हैं हमें, चाहे वो त्रिगार्ता की बात करो उनके भी हमारे पास हैं, कुल्लुता की बात करें तो वहाँ से भी हमें दिखता है, अदुम्बराज और कुनिंदाज, हमारे पास चारों जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, मेजर प्रिंसिपैलिटी जो थी या संघास थे, जो रिपब्लिकन्स थे हमारे पास, ये चारों रिपब्लिकन्स के हमारे पास काफ़ी एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। पंचमार्क कॉइन मैंने कहा था, 87 पंचमार्क कॉइन, 25 कॉइन प्रिजर्व इन भूरी सिंह म्यूजियम में भी है, ठीक है। स्टेट म्यूजियम में रखे हैं 12 कॉइन्स हमारे पास, 31 कॉइन फ्रॉम ज्वालामुखी कांगड़ा से मिले हैं हमारे पास, ठीक है। इंडो ग्रीक कॉइन, मैंने कहा ना, इंडो ग्रीक कॉइन बहुत दिखते हैं, ठीक है। सरोल और लचौरी विलेज चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। दूसरा हम देखते हैं कि कुल्लू से हमारे पास मिलते हैं, और 2-4 जो हमें कांगड़ा और इन सब जगहों से भी हमारे पास एविडेंसेस आते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो इंस्क्रिप्शन की बात करें, तो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन हमको पटिहार और कनिहारा कांगड़ा से हमें मिलते हैं। मैंने अभी बात की थी आपको कनिहारा, और यहाँ से सुपरू मैंने भी बात करी थी आपसे, हाटकोटी शिमला डिस्ट्रिक्ट, और सलानू हमारे मंडी के अंदर से हमें ये दिखता है, ठीक है। 36 इंस्क्रिप्शन चंबा रीजन से हमें सबसे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर वो किस में है बेटा, जो शारदा और टांकरी, मैंने कहा ना 2 स्क्रिप्ट जो है जो बहुत यूज़ करी गई है, ठीक है, रिटर्न इन शारदा एंड टांकरी, याद रखना है कौन सी स्क्रिप्ट, शारदा और टांकरी स्क्रिप्ट में, है ना। और जो स्पेसिमेन जिसे कहते हैं ना, एक एक्सटेंसिव और स्पेसिमेन जो हिमाचल की हिस्ट्री के लिए जो हमारे पास इंस्क्रिप्शन है, वो निर्मण कॉपर प्लेट है, जो कि 7वीं सेंचुरी माता महाराज समुद्र सेन के नाम पे, सेन डायनेस्टी थी हिमाचल के अंदर, अभी पढ़ेंगे हम, वो आएगा, तो वहाँ का हमारे पास एविडेंस दिखता है, ये आपने ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंस्क्रिप्शंस की हमने बात करी यहाँ पे। लिटरेरी सोर्स बोले तो मैंने कहा था जैसे आपको कि रिलीजियस भी है, पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास, संस्कृत भी है, खालसा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बेटा,
जो मैं खालसा बोल रहा हूँ यानी सिख लिटरेचर जो है वो भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस काफ़ी जो हमारा जिसको हम कहते हैं कि भाई जो लोअर पार्ट ऑफ हिमाचल है उस पर काफ़ी ज़्यादा उसकी हिस्ट्री की जो है हमें खालसा लिटरेचर से भी पता लगता है, दैट इज सिख हिस्ट्री से भी हमें पता लगता है। और काफ़ी एरिया जो है बाद में जो मर्ज किया गया हिमाचल के साथ ऐड किया गया उसकी सारी हिस्ट्री हमें काफ़ी खालसा लिटरेचर से हम पता कर सकते हैं। और कुछ ट्रेवलॉग्स भी हमारे पास हैं ही हैं। तो पर्शियन लिटरेचर में हमने तारीख़ अमीनी की, हम देखो नॉट ओनली, देखो चाहे आप हफीफ़ की बात करो, चाहे आप अल बरूनी की बात करो, चाहे आप बदायूनी की बात करो, किसी न किसी फॉर्म में हिमाचल के बारे में कुछ ना कुछ मेंशन किया है। देखो जैसे तारीख़ यामिनी में कुछ ना कुछ है ही है, ठीक है। कासिद चाचनामा था, बदर चाह है। देखो फिरोज शाह की तारीख़ी फिरोज शाही में, फिरोज शाह आपको मालूम ही नगरकोट पे आया था, ठीक है। अफीफ़ जो है, बरानी और अफीफ़ दोनों ने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तारीख़ फरिश्ता है, फरिश्ता लाल की जो है, ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हमें हिमाचल की हिस्ट्री के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलती है। संस्कृत मैंने कहा था, वेद, पुराण, अरण्यकाश, रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्याय, वेरी वेरी। एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि विशाखदत्ता की जो मुद्राक्ष है उसमें भी हिमाचल हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा गया है और यहाँ के जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, ठीक है, उनके बारे में मिलता है। तो विशाखदत्ता मुद्राक्ष बेसिकली ज़्यादातर मौर्यंस के टाइम की बात करता है, ठीक है। हालांकि लिखा बाद में गया, लेकिन मौर्यंस के बारे में बात करता है, उसमें भी हमें दिखता है। पाणिनि अष्टाध्याय तो बहुत जगह पे हिमाचल के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और कालिदास का रघुवंशा में भी हमने दिखता है। और कलन जो कि बहुत फेमस कह सकते हैं क्रोनोलॉजी बताता है कश्मीर के लिए, और उसकी रजत रंगिनी जो है उसमें भी हमें हिमाचल के लिए चीज़ें दिखती हैं। खालसा लिटरेचर अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें उसमें भी हमें दिखेगा ना, बचता नाटक गुरु गोविंद सिंह के, गुरशोभा, सेनापत और गुरबिलास जो है भाई सुखा सिंह है, उसमें भी हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमें दिखती है, ठीक है। ट्रेवलॉग की मैंने बात करी, देखिए हुइनसांग मैंने आपको बताया, उसने बताया, फॉस्टर है। और बाद में जो मॉडर्न हिस्ट्री जो हिमाचल की है उसमें हम कैप्टन मोंडे, आर्चरर, ठीक है, और विलियम मूरक्राफ्ट, इन सब ने कुछ ना कुछ हिमाचल के बारे में लिखा है। तो ये भी हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज भी हमारे पास काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन लिटरेरी सोर्सेज का एशियन पे हमारे पास उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी मॉडर्न और मिडिवल में हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग लिटरेरी सोर्सेज हैं, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। और हर्डल्स मैंने आपको बताया कि हर्डल्स, वो 3 हर्डल्स मैंने आपको समझाया कि क्यों हमारे हिमाचल की हिस्ट्री को ऑब्सक्योर या उतने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेटिव नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था एक तो स्टेटहुड बहुत लेट में बना है, तो बहुत लेट काम शुरू हुआ है, तो और अभी भी काम चल ही रहा है। दूसरा मैंने कहा था कि 2 रीज़न ये रहे कि एक तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो कैटास्ट्रॉफिक लाइक अर्थक्वेक ऑफ कांगड़ा और दूसरा कि भाई स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ होने के कारण कोई एक यूनिफॉर्म किंगडम नहीं था कि जो प्रिजर्व हुआ, कंस्ट्रक्ट हिस्ट्री जो बनी रही, वो उससे डिस्ट्रक्शन बहुत हुई और उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, जिसमें काफ़ी आर्टिफैक्ट्स और मटेरियल रिमेन जो है वो डिस्ट्रॉय हुए। तो जिसकी वजह से हमारे पास ऑब्सक्योर ये कहा जाता है कि हिमाचल की जो हिस्ट्री है उसमें इतना ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले और इतनी हिस्ट्री थोड़ी सी ऑब्सक्योर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमने कहा कि भाई ये सारे सोर्सेज को मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से हम हिस्ट्री अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हिमाचल की, और वो हम कर भी रहे हैं, ठीक है। सबको क्लियर है? तो अब बिगिन करते हैं एशियन इंडिया। और कुछ एविडेंसेस हमारे पास ये भी है कि भाई कौन सी रेस पहले, मुंडा और कोल्स एंड मंगोलाइट्स, आर्यंस और खशाज, ये हम बात करेंगे। और कुछ हमारे पास जोग्राफिकल एविडेंसेस, जैसे हमारे पास है सेंट एंड सेंजिस ने, जैसे हम ये मानते हैं, ठीक है, क्योंकि माइथोलॉजिकल पार्ट भी जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। अगर हम देवभूमि की बात करते हैं हिमाचल की, तो उसमें इसका भी बहुत बड़ा रोल है। तो इसलिए कुछ सेंट और सेंजिस है उनसे कोरिलेटेड है कुछ जगहें हिमाचल की, जैसे रेणुका लेक सिरमौर जो है वो ऋषि जमदगानी से के साथ रिलेटेड है। वशिष्ठ कुंड है मणिकर्ण का, अगेन आपको ऋषि वशिष्ठ के साथ है। निर्मंड कुल्लू अगेन परशुराम जी के साथ है, ठीक है। व्यास जो केव है इन बिलासपुर से व्यास के साथ है। उसके बाद हाटकोटी और दूसरा ये हिडिम्बा टेम्पल, ये आपको मालूम ही है पांडव के साथ कोरिलेटेड है। तो कोरिलेशन है, ठीक है, माइथोलॉजिकल कोरिलेशन दिखता है। और
वो जो वहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर जो सब बना हुआ है, हालांकि टेम्पल आर्किटेक्चर वो अगर कोई ये बोलता है कि भाई इसका मतलब जो हाटकोटी का मंदिर है वो क्या फिर वैदिक पीरियड का बना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर बेटा बहुत बाद में आया, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर हम इंडियन हिस्ट्री की अगर में जाते हैं तो वो हम देखते हैं कि वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में स्टार्ट होता है, या अर्ली गुप्ता में हम कह सकते हैं, तब पहली बार हमने टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। अदरवाइज टेम्पल आर्किटेक्चर और जो फुली डेवलप हुआ वो कह सकते हैं आफ्टर गुप्ता जो है, जब हमारे पास टेम्पल आर्किटेक्चर हिंदुस्तान के अंदर नागरा, द्रविड़ा, वेसारा स्टाइल, और फिर ये उसके बाद फ्लरिश होता है मिडिवल में और आगे जाके अर्ली मिडिवल में। तो टेम्पल आर्किटेक्चर ये नहीं है कि ये टेम्पल उतना पुराने, लेकिन इनके साथ ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेट सी बात है, कोई कोरिलेशन दिखाया जा रहा है माइथोलॉजिकल एज सच। हमारे पास ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग कि भाई अगर हमें वहाँ पे कोई टेम्पल मिला है तो वो वैदिक पीरियड का है, ऐसा नहीं है, ठीक है, एविडेंस वो नहीं है, लेकिन कोरिलेशन है, माइथोलॉजिकल है, वैदिक लिटरेचर का कोरिलेशन है। तो वो उसके बेसिस पे हम ये कह देते हैं कि भाई ये जो प्लेसेस हैं इनका इन सेजेस या इनके साथ क्या एक रिलेशन है, ये ध्यान रखना आपने। क्लियर है? ये ध्यान रखना है कि कई बार लोग बच्चे सोचते हैं कि ये अब टेम्पल इतना पुराना है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत लेट आया और ये जिनके साथ हम इनको कोरिलेट कर रहे हैं वो गॉड गॉडेस जो हैं वो वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि किस तरह से हिंदुस्तान की हिस्ट्री में। क्लियर है? तो चलो अब लेट्स बिगिन। थोड़ा सा ये मैंने आपको सोर्सेज के बारे में बात करी आज, ठीक है। अब हम सोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर सोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग आपको है अच्छे से तो डेफिनेट सी बात है अब हिस्ट्री पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको फ्लॉज भी मैंने बता दिए कि कमियां क्या हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमारे पास है और क्या सोर्सेज है जिसके बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं। तो इनिशियली हम एशियंट और मिडिवल पहले फोकस करेंगे, देन विल कम टू द मॉडर्न पार्ट ऑल्सो, ठीक है। तो अगर हम एशियंट मिडिवल में बात करें तो स्टोन एज की बात करेंगे। अगेन क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, वो जो मैंने आपको इंडियन क्रोनोलॉजी उसी के बेसिस पे हम कोरिलेट करेंगे। स्टोन एज, उसके बाद हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वी हैव द वैदिक पीरियड, देन वी हैव द प्री मौर्यन जहाँ पे जैनिज्म और बुद्धिज्म आया था, देन वी हैव द मौर्यंस पीरियड, देन वी हैव द गुप्ता पीरियड, एंड उसके बाद हमारे पास द पोस्ट गुप्ता और द डार्क एज पीरियड जो हम कहते हैं। तो अगर हम स्टोन एज में जाते हैं तो, और स्टोन एज में हिमाचल की अगर हम बात करते हैं, और देखो डेफिनेट सी बात है कि क्योंकि कुछ एविडेंसेस हमारे पास स्टोन एज के भी दिखते हैं हिमाचल के अंदर, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री और हिमाचल की हिस्ट्री में काफ़ी कोरिलेशन है, क्योंकि स्टोन एज से लेकर बाद पूरे तक हिमाचल एग्जिस्टेंस में है। ये नहीं है कि स्टोन एज में यहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल एविडेंसेस मिलते हैं। और ये हमें कुछ एविडेंसेस सुकेती में, दैट इज़ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे पास है, चंबा में हमें कुछ, लोअर चंबा वैली में हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, और कांगड़ा के अंदर भी हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं स्टोन एज के अंदर। तो स्टोन एज में भी हमारे पास एविडेंसेस हैं जो हम नोटिस कर सकते हैं, और उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं। अब स्टोन एज की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा, कि स्टोन एज, क्योंकि स्टोन के ऊपर ही डिपेंड है सब कुछ, जो भी हम कर रहे हैं स्टोन एज जो है वो स्टोन के ऊपर ही डिपेंडेंट है, और स्टोन से बनाए टूल्स बनाए जाते थे, और वो जो टूल्स थे, जितने भी स्टोन टूल्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो भी हमें रिमेन्स मिले हैं, वो जो रिमेन्स हमें मिले हैं स्टोन एज के, तो उन्हीं रिमेन्स के लेकर हम हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जब हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की, अगर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ जो हमें स्टोन एज में आपने ध्यान रखनी है, एविडेंसेस हमारे पास दो तीन जगह से, मैंने बताया अभी थोड़ा सा, मैं ब्यास, गैंगटक वैली, और दैट इज़ मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई सुकेती जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से हमें कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। तो वहाँ पे और कुछ पार्ट्स हमें जो फुटिल्स, हिमालयाज़ के जितने भी फुटिल्स हैं, दैट इज़ शिवालिक जो फुटिल्स हैं, वहाँ से हमारे पास, यानी अर्ली जो ह्यूमन था, ठीक है, जो इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल में अर्ली ह्यूमन जो है वो शिवालिक जो एरिया है या फुटिल्स ऑफ हिमालयाज है, वहाँ पे वो एग्जिस्टेंस में आया था, ठीक है, और वहाँ पे वो रहता था। क्लियर है? अब कि सबसे पहले इस स्टेट के अंदर, है ना, कि कौन लोग आए, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले वो जो
इस एरिया के अंदर जो लोग आए वो थे कोल्स, या जिनको हम कोलवेरियन भी कहते हैं, और हिस्ट्री के अंदर हम उनको बहुत नाम से बुलाते हैं, है ना, कि ये जो मुंडा एरिया है जिसको हम कहते हैं कि ट्राइबल एरिया, जो झारखंड इस एरिया का जो लोग शिफ्ट हो रखे थे ऊपर तक, वो लोग जो हैं उन्होंने एंटर किया, है ना। और वो लोग जो है धीरे धीरे इस हिमाचल के अंदर छोटे छोटे से प्रिंसिपैलिटीज, या यूँ कह सकते हो छोटे छोटे से ट्राइबल उसमें रहते थे वो, तो छोटे छोटे एरियाज़ में वो रहा करते थे। ये भी एक एविडेंस मिलता है कि उनको हिमालय की तरफ जाने के लिए इट वाज बिकॉज ऑफ आर्यंस, क्योंकि जब आर्यंस के साथ उनका हम वॉर देखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास जो वैदिक लिटरेचर है जिसके अंदर उन कोर्स को दासा, दस्यूज या अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, और उनके जो किंग्स है उनके साथ बैटल्स भी जो हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज, वैदिक लिटरेरी सोर्स से पता लगता है। तो कोलवेरियन जो लोग थे वो सबसे पहले, है ना, हिमाचल में उन्होंने एंटर किया और उन्होंने हिमाचल में रहना स्टार्ट किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि मुंडाज और द कोलवेरियन वर द फर्स्ट इनहेबिटेंट्स या ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश एरिया। ठीक है। अगेन दूसरा जो हमारे पास एविडेंस आता है, ठीक है, वो हमारे पास ये भी देता है कि भी कुछ लोग जो हैं आर्यंस जो थे, आर्यन देखो ऑब्वियसली बात है, आपको मालूम होगा 3 ब्रांचेज में आर्यंस आए थे। ठीक है। और फर्स्ट ब्रांच आपको पता है कि वो वेस्टर्न साइड चलेगी। सेकंड ब्रांच जो थी, जो कश्मीर में एंटर की थी, वो उस ब्रांच के जो आर्यंस थे वो भी हम ये कह सकते हैं जो उन्होंने भी हिमाचल के अंदर एंटर किया कश्मीर के थ्रू, और वही ब्रांच ऑफ आर्यंस जो है उन्होंने ही ये जो हमारे जो मेन जो 4 प्रिंसिपैलिटीज़ को हम पढ़ते हैं या 4 संघास को जो पढ़ते हैं उसी से फॉर्मेशन, और वो आर्यंस जब वो हिमाचल में एंटर हुए तो वो खश या खशाज जिन्हें कहा जाता है वो बन गए थे। ठीक है। इसके अलावा मंगोलाइट्स जो है तिब्बतियन एरिया से जो है, मंगोल्स का जो मंगोलाइट्स जो ओरिजिन है वो भी तिब्बतियन एरिया का जो कुछ पार्ट के नॉर्दर्न लाहौल स्पीति का जो एरिया है वहाँ पे हम कह सकते हैं मंगोलाइट जो है वो भी एंटर किए थे। आर्यंस से थोड़ा पहले माना जाता है मंगोलाइट्स को हिमाचल के अंदर, बट बहुत ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पर, बहुत कम आया, बहुत कम एरिया के अंदर हमें दिखते थे। तो ये हम नोटिस कर सकते हैं। तो 3 तरह की रेसेस हम देख सकते हैं कि मंगोलाइट्स नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट, ईस्टर्न और सम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हम देख सकते हैं हिमाचल के। दूसरा हम नीचे कहते हैं कि फुटिल से जो एंटर हुए ऊपर, दैट दे आर द कोल्स, जो सबसे पहले जिन्होंने एंटर किया। एंड तीसरा हम कह रहे हैं आर्यंस, जो कि कश्मीर के होते हुए जो यहाँ पे बाद में खशाज या खशाज जिन्हों कहा जाता है, वो 3 तरह के लोग जो हैं यहाँ पे आए। अब ये इन्हीं के बीच में हम लोग देखेंगे भी किस तरह से खशाज वो सुप्रीमेसी में आए, कैसे उन्होंने कोल्स के साथ अपने हायर सुपीरियरिटी, अपने पास जो हायर रिसोर्सेज थे, अच्छे रिसोर्सेज हैं, उसके बेसिस पे किस तरह से डोमिनेट किया उन्होंने, और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ बनाई, और किस तरह से जो इंडस आर्यंस जो थे जिन्होंने ब्रॉन्ज एज जो सिविलाइजेशन लेके आए उनके साथ उनका क्या रिलेशन रहा, और कैसे, क्योंकि कनेक्टिविटी टूट रखी थी तो आर्यंस के ओरिजिन के साथ, तो कैसे उन्होंने कुछ थोड़े से वो यूँ कह सकते हैं स्पॉइल्ड हो गए थे और अपने आप को एब्सटेन नहीं कर पाए ड्रिंकिंग और कह सकते हैं मीट ईटिंग से, और एब्सटेन नहीं करा आर्यन ने तो वो खशाज थोड़े स्पॉइल्ड होके हम कैसे डिफरेंट कैटेगरी के खशाज बन गए, डिफरेंट कैटेगरीज के आर्यंस बन गए, तो वो भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ठीक है। तो वो भी हम समझेंगे इस चीज़ के अंदर। तो ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, एक जो सेकंड ब्रांच ऑफ आर्यंस, ठीक, एक जो कोल्स, ठीक, और तीसरे हमारे पास कौन, दी मंगोलाइट्स। ये 3 तरह के लोग हैं और इन्हीं के बीच में हम लोग देखेंगे कि एशियन इंडिया में किस तरह से होता है। एक तो ये चीज़ है, और यहीं से आएंगे हमारे पास संघास, जो हम, और डेफिनेट सी बात है क्योंकि जन से बना जनपद और जनपद से बने महाजनपद। हालांकि अगर हम हिमाचल हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम इसको मन बोलते थे और मन से हम जनपद बनाते हैं, लेकिन ये तो पूरा देखा होता, सबसे पहले जन है, जन एक ट्राइब होती है, ट्राइब से जन से बना जनपद और जनपद से, तो जनपद बेसिकली थे। और देखो जनपद 2 टाइप के रहते थे, प्री मौर्यन जो पीरियड में जनपद आए थे और बाद में महाजनपद भी बने थे। तो जनपद या तो फिर वो रिपब्लिक होंगे या फिर वो, या कह सकते हैं मोनार्कियल रहते थे। ठीक है। एक का राजा या फिर संघास जिसे कहते थे हम, संघ होता था। तो अच्छी बात ये थी कि हिमाचल के अंदर जो 4 जनपद जो बने,
ठीक है, चाहे वो अदुम्बराज थे, कुलिंदाज थे, कुलुताज थे या कुनिंदाज थे, अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये चारों की चारों जो हैं, ये चारों की चारों संघ थे और संघास थे, और ये यानी रिपब्लिकन थे, बेसिकली मोनार्कियल नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आर्यन की बात करी मैंने, सेकंड ब्रांच है, तो पामीर से होते हुए हमने कहा कि भाई ये मावीस इनको कहा जाता था, और बाद में स्ट्रॉन्ग मैन जो मावी होता था, और उन्होंने बाद में आगे क्या बनाया बेटा, जनपद। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया। ठीक है, तो थोड़े से मैंने कहा था कि भाई क्योंकि वो मिक्स हो गए, इंटरमिक्स हो गए कोलवेरियन के साथ, तो क्षत्रिय थे वो, तो क्षत्रियाज या खशियाज इनको कहा जाता था, खशियाज जो कहते थे। और जो दूसरे थे, मैंने आपको बताया था थर्ड ब्रांच जो थी इंडो आर्यंस की, वो साउथ वर्ड्स ईरान होते हुए जो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट में आई, इन्होंने ही किसको, कोलेरियंस को हराया था। तो 10वीं किंग संभरा जिसको कहा था, ठीक है, दासाज कहा जाता था। ठीक है, और उसको हराने के बाद वो फिर थोड़े शिफ्ट हो गए थे, तो ये हमने देखा था। क्लियर है, तो ये एक एक करके हम इनको भी देख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम ये पढ़ेंगे इनके बारे में। दैट इज़ अदुम्बराज 1, सेकेंड इज़ त्रिगर्ताज 2, थर्ड इज़ द कुलुताज 3, और फोर्थ इज़ द कुनिंदाज 4। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, और ये इनके बाद कैसे ये डिक्लाइन होते हैं ये रिपब्लिक्स। ठीक है, तो ये 4 रिपब्लिक्स थे हमारे पास। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, और ये चारों हमने ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, अदुम्बराज, ठीक है, देन कुलिंदाज आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कुलुताज, ठीक है, त्रिगर्ताज। इन चारों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और इन चारों के क्या क्या एविडेंसेस हमारे पास हैं, किन के बेसिस पे हमने क्या करा है, इनकी हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करी है, और जो एविडेंसेस मिले हैं और ये किस तरह का रोल प्ले करते थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि भाई इनका जो सुप्रीमेसी थी कैसे वो, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के साथ हमने इसको कोरिलेट करते रहेंगे बार बार, तो हम देखेंगे कैसे मौर्यन पीरियड में इनकी सुप्रीमेसी कैसे कम हुई, फिर किस तरह से आगे जाके इम्पैक्ट पड़ा, आगे हर्षा के टाइम पे फिर दोबारा रिवाइव गुप्ता में कैसे हुआ, समुद्रगुप्त के क्या काफ़ी चीज़ें हमें दिखती है, तो उसका भी एविडेंस हम देखेंगे भी किस तरह से इम्पैक्ट हुआ इन चीज़ों के ऊपर, और ये कैसे आगे जाके जब ये बाइफिकेशन हुई, टूट गया पूरा एरिया, तो कैसे यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ बनी, कैसे यहाँ ठकुराइस और राउर जिसको कहते हैं, या राणाज जिसे कहते हैं, उन्होंने कैसे अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज़ बनाई, और वो प्रिंसिपैलिटीज़ फिर हम आएंगे मिडिवल में। तो ये 4 मेन जो संघाज हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, 4 मेन संघाज जिसके बारे में आपने ध्यान रखना है। सबको क्लियर है ये? ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अदुम्बराज की बात करें, चाहे हम त्रिगर्ताज की बात करें, कुलुताज की बात करेंगे, और कुनिंदाज की बात करेंगे। ठीक है, और इनका एरिया भी देखेंगे कहाँ पर ये आते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, सबको क्लियर है ये? तो आज इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल टॉक अबाउट दीज 4 प्रिंसिपैलिटीज़ अलॉन्ग विद दी एशियन इंडिया में, क्रॉनोलॉजिकली बात करेंगे, देन विल कम टू द मिडिवल पार्ट। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है सोर्सेस, ध्यान देना आपने सोर्सेज अच्छे से जो मैंने आज बताया, और उसके अलावा कि किस तरह से हिस्ट्री को हमने अंडरस्टैंड करना है ना, कंसेप्चुअली भी और फैक्चुअली भी। ओके, थैंक यू।